जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे एक और नया टॉपिक। इस टॉपिक में हम लोग फिजिक्स के और जितने भी क्वेश्चंस हैं आगे आने वाले उसको आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले और भी वीडियोस डली हुई हैं, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट पे देख लीजिएगा, प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इतने जितने भी एमसीक्यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जितने भी वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें वन डे एग्ज़ाम में साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस तरीके से ही होते हैं। थोड़ा बहुत इसमें माइनर चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन इस तरीके से ही देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और किसी भी क्वेश्चन को आप करने में क्या है समस्या अनुभव नहीं करेंगे। तो होप ये वीडियो आपके लिए काम के लिए होगा। तो चलिए वीडियो पे बने रहिएगा। करते हैं टॉप एमसीक्यूज़। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट पे प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा। मुझे कमेंट का वेट रहता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना वो आपकी मर्ज़ी है, बट कमेंट आप प्लीज़ कीजिएगा। ठीक है। तो न्यूटन के पूर्व किसने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है या गुरुत्वाकर्षित होती है कोई वस्तु पृथ्वी की ओर? तो आर्यभट्ट ये तो नहीं है ना। ठीक है, ज़ीरो का इन्होंने आविष्कार किया था बराहमी ही हो गए, बुद्धगुप्त हो गए और ब्रह्मगुप्त हो गए। तो इन दोनों में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, ब्रह्मगुप्त और बुद्धगुप्त में। एक्चुअल में सही आंसर है आपका ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त जो है गुप्तोत्तर कालीन जो है गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी और उसी में उन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी की ओर सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, जॉन एडम्स और आइजक न्यूटन। तो कौन इसमें थे? तो ये सही आंसर आप मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए। 1 2 3 4 5। तो सही आंसर है आपका आइजक न्यूटन। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है ना आइजक न्यूटन, चार्ल्स न्यूटन नहीं है ना, चार्ल्स बेबेज वगैरह इस नाम से जानेंगे। गुरुत्वाकर्षण पदार्थों को द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है। सर आइजक न्यूटन ने गति के 3 नियमों एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। न्यूटन ने ही अपनी मौलिक खोजों के आधार पर यह बताया था कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व के प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कणों के बीच का कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उसमें उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जो पृथ्वी पे द्वारा जो है जितनी भी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, वह सिद्धांत दिया था सर आइजक न्यूटन ने। चलिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सेम क्वेश्चन है, तो ऑप्शन इज न्यूटन। ओके, गैलीलियो, आइंस्टाइन या कोपरनिकस नहीं है। देखिए, ये चीज़ वही चीज़ दिया हुआ, सार्वभौमिक नियम को न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल का परिणाम उनके पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। दैट इज द फॉर्मूला। द फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 upon r square, where the m1 and m2 is the mass of the objects and capital G is the कांस्टेंट। ओके, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोलते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल आपका स्थिरांक है वो। ठीक है, और आर जो है पिंडों के बीच की दूरी होती है। तो ये कभी कभी पूछ दिया जाता है, याद रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, एंड फोर्थ वन इज वायुमंडल की दबाव बहुत कम होती है। देखो, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता, सौर वायु के ऊपर की ओर बल लगाती है, इसको ध्यान ही मत दीजिए। वायुमंडल में श्यानता, तो वायुमंडल वहाँ पे नहीं होता अंतरिक्ष में, है ना। तो गुरुत्व नहीं होता, इसके कारण वो खड़े नहीं रह सकते। ठीक है, चलिए वही चीज़ दिया हुआ है, देख लीजिएगा। क्या यहाँ पे दिया है उसको देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा।
इम्पॉर्टेंट लगा कि अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते। कम गुरुत्व के में लंबे समय से अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों के पेशीय क्षय एवं अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं ना। मतलब ये बोल रहा है कि बहुत दिनों तक अगर हम लोग अंतरिक्ष में अंतरिक्ष या कोई व्यक्ति रहता है तो उनका जो अस्थि यानी जो उनका बोन्स होता है वो उसका जो डेंसिटी होता है वो कमज़ोर हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो उनकी जो बोन्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, जैसे बुढ़ापे में हो जाते हैं ना, वैसे टाइप से। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिवान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, या फोर्थ वन अधिक गति से गतिवान होगा। देखिए अधिक गति से गतिवान तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। पृथ्वी की ओर गिरने का बात ही नहीं, क्योंकि अंतरिक्ष यान जो है ऊपर में जा रहा है और चक्कर लगा रहा है, तो वो क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर हो गया, कम गति से गतिमान होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अंतरिक्ष में यान के साथ ही साथ उसी गति से गतिवान होगा, क्योंकि जिस गति से अंतरिक्ष यान गतिमान हो रहा है ना, वैसे ही उसके साथ ही चल रहा है ना, वो छोड़ देने से क्या है, वो उसके साथ चले, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, घर्षण वगैरह नहीं होगा, तो वो उसी वेग से ही चलेगा, ठीक है। देखिए पीसा पीसा PISA की झुकी हुई मीनार जो है वो गिर नहीं रही है, क्योंकि वह शीर्ष भाग में पतली टैपर हो जाती है, ऐसा मतलब पतला होते जाता है, ऐसा है ना, ऐसा पतला हो गया है, ये बोल रहे हैं। वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, बहुत बड़े क्षेत्रफल में ऐसा है, ठीक है, टेढ़ा है लेकिन क्षेत्रफल उसका ज़्यादा है। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, और फोर्थ दिया गुरुत्व केंद्र के जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है, ठीक है। ये गलत, ये गलत और ये गलत, सही ऑप्शन है सी, इसका गुरुत्व केंद्र जो है निम्नतम स्थिति में रहता है। देखो गुरुत्व केंद्र मतलब ऐसा समझिए, एक 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 ऐसा डंडा ले लीजिए ऐसा, ठीक है, इसमें पानी से भरा हुआ बकेट को ऐसा करके लटका देना ऐसा, ठीक है, पानी से भरा हुआ बकेट लेके ऐसे लटका देना। अब जब दो आदमी लेके इसको जब चलेंगे, ठीक है, दो आदमी लेके जब इसको चलेंगे, एक साइड कोई एक पकड़ा होगा ये डंडे को, एक साइड कोई एक, जब ये चलते रहेंगे तो ध्यान देंगे कि इसका जो इसको मान लो ये इधर से उठा दे और ये इस इधर से इसको झुका दे, ठीक है, थोड़ा बहुत, तो क्या होगा, बाल्टी क्या सड़क की इधर या इधर जाएगी, क्या नहीं जाती जनरली, थोड़ा बहुत ना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा करेंगे तो नहीं जाएगा। बाल्टी क्या होगा, ये ऐसा मतलब टेढ़ा होगा तो बाल्टी जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ध्यान देंगे, इसको समझना आवश्यक है ना, ठीक है। तो वेट क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण जो है वेट यहाँ से लटकते रहेगा, सस्पेंडेड रहेगा नीचे है, क्योंकि है ना, तो वो क्या है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल नहीं रहेगा, वो स्थायी रहेगा, है ना। यही होता है गुरुत्व केंद्र। तो वो जो पीसा का मीनार है ना, उसका जो गुरुत्व का केंद्र है वो नीचे की ओर है, तो मान लो वो एक एक वो एक टॉय आता है हवा भरा होता है, देखना ऐसा करके रहता है वो, देखना जिसको जिसके नीचे में यहाँ पे रेत भरी होती है, रेत है ना, वजन वजन लगा होता है, हवा भरा रहता है, इसको कितना भी मुक्का मारो ये नीचे गिरता है लेकिन फिर से वापस आ जाता है, क्यों, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की ओर है। तो इसी बेस पे बना हुआ है पीसा का मीनार, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है नीचे की ओर है, इसलिए वो कितना भी झुका हुआ है उसके बाद भी वो नहीं गिरता है, ठीक। वही चीज़ इसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, आप थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सॉरी, इसमें क्वेश्चन का थोड़ा सा यहाँ से ये वाला आंसर सही होगा, डी होगा, ठीक है।
सॉरी देख लेते हैं एक बार क्या दिया हुआ है कि गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। देखो गुरुत्व केंद्र के बारे में जो बताया वो ठीक ही है ना। कोई भी वस्तु जब तक स्थिर रहती है, जब तक वह गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक पिसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी है। ऐसा माना जाता है कि मीनार और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, तब वह गिर पड़ेगी। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार वर्ष 2030 से 2050 तक यह मीनार पूर्ण रूप से गिर जाएगी। ठीक है, तो मान लो वो जितना भी टिल्टेड है, इसमें से जो होकर जो रेखा गुजर रही है ना उसके लंबवत एक्सिस, ठीक है, वो उसके गुरुत्व तल में है। जब ये गुरुत्व तल से ज़्यादा ये और झुक जाएगा, इस साइड पे निकल जाएगा, तो ये क्या होगी, ये मीनार गिर जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, सॉरी थर्ड वाला बोल दिया था। 7th क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी हो जाए, ठीक है, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होगा, अब जितना है उसका 2 गुना, अब जितना है उसका 4 गुना, अब जितना है उसका चौथा भाग, या अब जितना है उसका आधा भाग। ठीक है, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा बोला है उसके, सॉरी 2 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, 1/4 टाइम्स हो जाएगा, और ये 1/2 टाइम्स हो जाएगा, ऐसा बोला है। ठीक है, तो कौन सा होगा सही ऑप्शन इसका, सी। देखो चौथा भाग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कैलकुलेशन दिया हुआ है, जो फोर्स लगेगा G×M1M2R², यही है ना। ठीक है, मान लो सन का जो है द्रव्यमान जो है जो भी रहेगा, और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है मास, ठीक है, जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो इस फॉर्मूले से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो रहा है, जब उसका जो डिस्टेंस है वो 2 गुना हो जाएगा, ये देखो 2 टाइम्स हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो F1/F2 जो है आपका 4/1 यहाँ पे आएगा। ठीक, F1 यहाँ पे दिया है, पहले जो था और बाद में जो था। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या है, वो क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, F2 जो हो जाएगा पहले वाले का 4 गुना हो जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है क्या, शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील, या सभी गलत हैं। कोई वस्तु जो है ऊपर से नीचे गिराई जा रही है, ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर से नीचे गिराई जा रही है, तो देखो कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जा रही है तो उसका वेट या भार जो है वो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, शून्य तो हो नहीं सकता, परिवर्तनशील जो है नहीं होगा, ये वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हैं तब। देखो ऑप्शन में दिया है वायु का प्रतिरोध नगण्य मानते हैं तब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण mg मान लो ये। ठीक, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि वायु का प्रतिरोध नगण्य हो, तो ध्यान देंगे, है ना। अगर वहाँ पे बोले कि वायु का प्रतिरोध बढ़ रहा है तो उसका जो मान है, ठीक है, वेट है, वो कम हो जाएगा। ठीक, लकड़ी, लोहे और मोम से बने समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की ओर सतह पर पहुंचेगा, लकड़ी का, लोहा का, मोम का, या सभी एक साथ पहुंचेंगे। तो इसका भी वही आंसर हो जाएगा, वायु का प्रतिरोध कम होने पे या नगण्य होने पे मानते हैं तब तीनों क्या होंगे, एक साथ नीचे गिरेंगे। आप घर पे इसको ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, एक एक माचिस का डिब्बा लीजिएगा, ठीक है, घर पे सभी के पास रहता है, और एक रुई रुई ले लीजिएगा, छोटा सा कॉटन बॉल। ठीक, अब दोनों को एक एक पर्टिकुलर ऊंचाई से जब ऊपर से नीचे गिराएंगे ऐसा, ठीक है,
तो क्या होगा, माचिस का डिब्बी जो है पहले गिरेगा, रुई का डिब्बी जो है बाद में गिरेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल है, वायु का क्या होगा, रेजिस्टेंस के कारण जो हल्का वस्तु है ना, वो हवा के कारण वो जो है रेजिस्टेंस पैदा होगा और वो हवा में तैरते हुए धीरे धीरे गिरेगा और इसमें कम फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है, जल्दी नीचे आके गिरेगा। लेकिन आपको क्या करना है, ये माचिस का डिब्बी लेना है और रुई का बॉल जो है उसके ऊपर रख देना। ठीक है, और दोनों को फिर उसके बाद एक साथ छोड़ना। तो आप देखेंगे कि रुई और जो माचिस का डिब्बा दोनों एक साथ नीचे आके गिरेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि माचिस का डिब्बा जो है हवा को क्या करेगा, काट देगा। ठीक, चलिए, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर एक साथ पहुंचेगा। ठीक है, दोनों एक साथ पहुंचेगा अगर क्या होगा, हवा का प्रतिरोध नगण्य माना जाए तो। क्या बोला है यहाँ पे, सी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। क्यों? क्योंकि हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद समान ऊंचाई से गिरने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी तथा लकड़ी की गेंद बाद में पहुंचेगी। ठीक है, हवा की उपस्थिति में ना, यहाँ पे कहीं पे लिखा है, हाँ ये सॉरी, ये देखना हम भूल गए थे ना, हवा में बोला है, हवा में। ठीक, तो हवा यहाँ पे उपस्थित है, तो ये ए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सी ऑप्शन होगा। जिस जो क्या है, हल्की वस्तु होगी बाद में गिरेगी, जो वजनी वस्तु है वो पहले गिरेगी। चलिए, दो गेंदे ए और बी क्रमशः 10 किलोग्राम 1 किलोग्राम, मतलब ए जो है 10 केजी का है, बी जो है 1 केजी का है, उनमें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भूमि ए पर पहले गिरेगा, यह बी पहले गिरेगा, दोनों एक साथ पहुंचेंगे। तो इसमें कहीं हवा का बात तो नहीं किया है, तो ऑप्शन सी सही होगा, है ना। ठीक है, दोनों एक साथ गिरेंगे, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, कैलकुलेशन दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, सिंपल कैलकुलेशन, कुछ है नहीं इसमें। ठीक, चलिए कथन जो है और कारण देखते हैं। कथन, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है और चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ये भी सही है और ये भी सही है, तो क्या बोला है, हाँ, कथन जो है और कारण दोनों सही है। देखो, कथन बोल रहा है कि 1/6 है और चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ठीक है, दोनों सही होंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे, ऑप्शन सी कथन सही परंतु कारण गलत है। हाँ ठीक, यहाँ पे कारण क्या है, गलत होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि 1/6 है। उसका कारण ये है कि वहाँ पे जो सतह है उसमें उसमें उतना गुरुत्वाकर्षण पैदा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान से 1/6 भाग है, इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी से 1/6 है, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का बल मान कम है ना। इस प्रकार कथन सही है, जबकि कारण सही नहीं है। किसी पिंड का भार, देखिए इसी तरह से ट्रिकी क्वेश्चन, देखो बहुत आसान है, सब कुछ पता होते हुए भी गलत हो सकता है। किसी पिंड का भार, पिंड का भार बोल रहा है पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है और मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। बी मतलब ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ध्यान देंगे। ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ पे, सॉरी ये अर्थ पूरा गोल नहीं बना, अर्थ पे यहाँ पे जो है उनके जो ध्रुव यानी पोल्स पे है ना, मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है गुरुत्वाकर्षण का मान, विषुवत रेखा पे जो होता है वो क्या है, 0 हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ठीक है, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है
और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, मानव शरीर का भार होगा ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर एक जगह समान, विषुवत रेखा पर अधिकतम, मैदानी भाग की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। ठीक है, तो अभी जो लास्ट देखे थे हमने वही चीज़ यहाँ पे भी होगा। ठीक है, पिंड का भार या मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होगा, ऑप्शन ए। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होगा? ठीक है, पिंड का भार निम्नलिखित में से किसमें क्या होगा? एक पिंड का अधिकतम भार, ठीक है, अधिकतम भार किसमें होगा? वायु, जल, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो इसमें कहा गया, हाँ ठीक है, तो ऑब्वियसली जो है ऑप्शन सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा, हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि किसी पिंड का द्रव्यमान जो है सदैव नियत रहता है और उसका भार दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला, गुरुत्वीय बल पे और पिंड पर लगने वाला उत्क्षेप बल। ठीक है, दिए गए विकल्प में हाइड्रोजन सबसे हल्का और विरल माध्यम है, अतः उसके द्वारा लगाया गया उत्क्षेप बल सबसे कम होगा, अतः पिंड का भार हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगा। उत्क्षेप बल मतलब कोई वस्तु है, मान लो ये पानी का टब है, ठीक है, एक लोहे कुछ गेंद टाइप का डालते हैं तो पानी इसको क्या ऊपर की ओर ढकेलने का प्रयास करेगा। ठीक है, वैसे ही मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन भरा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन भरा है, उसमें कोई वस्तु डालते हैं तो हाइड्रोजन कितने फोर्स से उसको ऊपर करेगा। ठीक, तो हाइड्रोजन क्या है, वो बहुत हल्का होता है, विरल होता है और किसी पे उतना ज़्यादा फोर्स नहीं देगा, तो इसलिए क्या है, अधिकतम भार जो है निम्नलिखित में किस में होगा? तो अधिकतम भार हाइड्रोजन वाली कंडीशन में होगा। ठीक, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन d का विवरण इनमें से सही दर्शाता है। यानी गुरुत्व के अधीन कोई विरामावस्था से मुक्त रूप से नीचे गिरने वाले, ठीक है, कण के मामले में समय t में विस्थापन d का विवरण किसमें सही है? ठीक, यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, इसका ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। देखो यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि समय के साथ जैसे धीरे धीरे समय बढ़ रहा है, डी का वैल्यू भी धीरे से बढ़ा, फिर टी का वैल्यू धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ रहा है, ध्यान देंगे डी का वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे ऐसे डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, अचानक ऐसा आएगा कि डिस्टेंस मैक्सिमम होगा और टाइम फिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि समय जो है और विस्थापन दोनों का विवरण दिया हुआ है। ये परवलयकार गति के लिए मान के चलते हैं ना, मतलब एक टी टाइम में यहाँ से जब फेंका तो ठीक है कम टाइम में बहुत दूर तय कर लेगा, ठीक है, लेकिन जब वो बाकी समय ज़्यादा लेगा और क्या है बाकी समय के साथ में वो जल्दी से दूरी ऐसा तय करेगा, इसलिए इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, ये वाला ए वाला ऑप्शन जो है सही होगा। 17 देखो, एक चिकना आनत तल है ना, मतलब झुका हुआ क्षैतिज के साथ थीटा डिग्री का यहाँ पे कोण बना रहा है, थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ से नीचे की ओर फिसलता है, मतलब वो अब वो नीचे की ओर बढ़ रहा है ना, तो अधिस्तर तक पिंड को पहुंचने में लगा समय, यानी इस जगह से, ठीक है, टॉप पोजीशन से नीचे पोजीशन यानी फिसल पट्टी जो होती है वो मान के चलो वहाँ से कोई आदमी फिसल रहा है, तो पहुंचने में कौन सा समय लगेगा ये बोल रहा है। तो इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से है, सी ऑप्शन है, सी है ना, सी में दिया है कि 1/sin√/2hg,
ऐसा है कि कण चिकने अनंत समतल तल पर है, वह जी के बजाय जी साइन के अंतर्गत गति करेगा तथा कण विरामावस्था से गति प्रारंभ कर रहा है, अतः प्रारंभिक चाल u बराबर 0 होगा। ठीक, प्रारंभिक चाल जो है 0 होगा और गति का जो समीकरण होता है, ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी हाफ AT², यहाँ पे g दे दी है। ठीक, तो L इज इक्वल टू हाफ जी साइन T², तो ये हो गया 2L अपॉन जी साइन थीटा इज इक्वल टू T², तो T इज इक्वल टू 2L अपॉन जी साइन थीटा। यहाँ तक तो ओके। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू H अपॉन L और L इज इक्वल टू H अपॉन साइन थीटा, तो T बराबर हो जाएगा √2H जी साइन इंटू जी साइन इक्वल टू 1 अपॉन साइन √2H जी। ठीक, कहाँ गया? एक ऊंची इमारत से गेंद जो है 9.8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण से नीचे गिराई जा रही है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? 3 सेकंड बाद, है ना। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन होगा, ए का वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकंड हो गया, टी का वैल्यू T3 हो गया, यू जो है 0 हो गया, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी इज इक्वल टू 0 प्लस 9.8 इंटू 3 इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी स्क्वायर नहीं, मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक, कौन से फॉर्मूला से है? फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए, तब पृथ्वी की तल पर जी का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है ना, तो इसके आंसर यहाँ पे देखते हैं, बी होगा जो है 2% बनेगा। तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण के मान में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? तो डी जी बाई जी इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इंटू डी आर बाई आर इंटू 100%, जब एम नियत हो। ठीक है, मास जो है नियत हो, मास जो है द्रव्यमान क्या है, नियत है। तो फॉर्मूला से इस तरीके से रखेंगे और फाइनली हमको रिजल्ट प्राप्त होगा 2%, ट्रू 2 इंटू 1, वहाँ पे 1% बढ़ रहा है तो क्या है, 2% में वृद्धि होगी। 1% कम हो जाए से कम हो जाए तो 2% वृद्धि होगी। 20th क्वेश्चन है, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। ठीक है, मोर देन 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, 950 सेंटीमीटर, 750 या 980 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही है आपका? तो इसका जो है ऑप्शन होगा 9, सॉरी ये होगा, तो इसका होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मीटर पे है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है, अगर इससे ज़्यादा जो होगा तो विनाशकारी भूकंप का गुरुत्व के कारण त्वरण जो है इससे ज़्यादा होगा, तो विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। ठीक है, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलो है, गुरुत्व जनित त्वरण जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण जी ई अपॉन 6 है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा। ठीक है, चंद्रमा पे 1/6 हो जाता है ना, और पृथ्वी पे द्रव्यमान 100 kg है, तो क्या होगा, 100/6 हो जाएगा। ठीक है, बट ऑप्शन जो है सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है। यहाँ पे देखो द्रव्यमान दिया हुआ है, अगर यहाँ पे वजन होगा ना, वजन
WEIGST वेट, ठीक है, भार, तब वो जो है ये हो जाएगा 100/6। क्यों? क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान जो है द्रव्यमान, जिसके कारण द्रव्यमान, ठीक है, हर एक द्रव्य का द्रव्यमान फिक्स होता है, उस पर गुरुत्वीय त्वरण का जो है मान जो है फर्क नहीं डालता। लेकिन जो भार होता है यानी मास होता है, मास है ना, ठीक है, सॉरी वेट है ना, वेट, उस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान फर्क पड़ता है ना। जैसे पानी के अंदर कोई चीज़ लेके जाओगे तो हल्की हो जाती है, जैसे पानी से बाहर निकलोगी वजन बढ़ जाता है, वैसा है, ठीक है। चलिए, भारहीनता होती है, भारहीनता क्या होती है? गुरुत्व के शून्य होने की स्थिति है, ठीक है, जिसमें W जो वेट है m/g, यहाँ पे m वस्तु का द्रव्यमान तथा g गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण 0 हो जाएगा, तो g क्या हो जाएगा? 0 हो जाने पे क्या होगा? W 0 × m, यानी वेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे, इनमें से कौन सुमेलित क्रम में है? कौन सा उनसे सुमेलित है बोला है? रेडियम का किसने आविष्कार किया था? पेनिसिलिन का, एक्सरे का और चेचक का, ठीक। तो रेडियम का तो आपको सभी को पता होगा, मैडम क्यूरी ने किया था। पेनिसिलिन का जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक्सरे रोंटगेन ने किया था। और चेचक जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। ये एकदम इजी है ना। तो इसका डिटेल यहाँ पे दिया है कि 1898 में मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी ने इसकी खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी। 1895 में जो है रोंटगेन जो है उन्होंने एक्स किरण खोजा था। और 1796 में चेचक के टीके की खोज की गई थी एडवर्ड जेनर द्वारा। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गति से घूम रही है। तेज गति होने के बाद भी हमें अनुभव क्यों नहीं होता, ये पूछा गया है। जिसका आंसर है सिंपली कि हम पृथ्वी की घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते, क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है, क्योंकि हम तो उसी के ऊपर में है ना, ठीक है। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति जो है की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। जैसे हम लोग अंतरिक्ष में चले गए, ऐसा कुछ, ठीक है। ऑप्शन को टिक कर देते हैं, ऑप्शन ए है ना। उसके बाद कहाँ गए? हाँ, पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरते क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण वहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? नियत आवश्यक चंद्रमा के उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन हो जाता है, ठीक है, उतनी दूरी पे अस्तित्वहीन हो जाता है। परंतु यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है, डी सही ऑप्शन होगा इसका। ए यहाँ पे नहीं दिया है, बोल रहे हैं उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ये तो क्वेश्चन ही मुझे समझ नहीं आया। खैर चलो इसको देख लेते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक है केंद्रीय बल और दूसरा प्रक्षोभ बल। केंद्रीय बल गोलाकार पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण उपग्रह अपनी गति के लिए आवश्यक केंद्रीय त्वरण प्राप्त कर पृथ्वी की अथवा दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और पृथ्वी नीचे की ओर नहीं गिरता, बोल रहे हैं, ठीक। अब घूमता है, ऐसा ऐसा घूम रहा है, चलो ठीक है। गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और सर्वविकिरण दबाव में उत्पन्न बल आते हैं, ठीक। बाकी दूसरे के द्वारा जो प्रक्षोभ बल है वो लगता है उस पर, हाँ ठीक। इन बलों का योग यद्यपि कम है, किंतु इनके कारण उपग्रह के पथ में विचलन आ सकता है। चलो ठीक है, दोनों का बल जो है बराबर हो जाता है और वो स्थिर हो जाता है। इसीलिए भू स्थिर कक्षा 36,000 किलोमीटर या अधिक में स्थापित उपग्रह तो वायुमंडलीय कर्षण से अप्रभावित रहते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक।
तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से इसको आंसर लगाएंगे। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगाने जाने वाले गुरुत्वाकर्षण से, उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा। पृथ्वी द्वारा जो बल लगता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उसके द्वारा उसको अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वो क्या है, घूमते रहता है। उपग्रह जो है घूमता है, पृथ्वी के चक्कर लगाता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव से, राडार से, सोनार से या पल्सर से। ये ऑप्शन होगा डॉपलर इफेक्ट से। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट से किया जाता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह को चक्कर, यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है, तो कृत्रिम उपग्रह जो है डॉपलर ट्रैकिंग सुविधा से ट्रैक किया जाता है। ट्रैकिंग ट्रांसमीटर ट्रांसरिसीवर जो फॉर्मूला उस पर डॉपलर प्रदत्त प्रभाव की मदद से उस पर, ठीक है, वही चीज़ दिया हुआ है, क्यों बार बार उसको पढ़ना। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाते रहता है, वह ऐसे निम्न से किस कारण से कर सकता है, वो क्या है आपका, इसमें देखो ऑप्शन दिया है अभिकेंद्रीय बल, केंद्राभिमुखी बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, या इससे कमी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हाँ, अभिकेंद्र मतलब केंद्राभिमुखी बल को अभिकेंद्रीय बल भी कहते हैं ना, ये अपकेंद्रीय बल है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा बोला है। तो बी ऑप्शन सही होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। निम्नलिखित में प्राप्त ज्ञात बलों के 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, गुरुत्व, विद्युत, दुर्बल नाभिक और प्रबल नाभिक बल। इनके संदर्भ निम्नलिखित में से कथनों के सही नहीं है बोला है। तो ऑप्शन ए क्या बोला, गुरुत्व चारों में से सबसे प्रबल बल है, सही नहीं है बोला ना, तो यही सही होगा, क्योंकि गुरुत्व सबसे कमजोर बल होता है। विद्युत चुंबकीय सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर कार्य करता नहीं, ठीक, सही नहीं है बोला है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण है, और प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धारित किए रहता है, ये तो सही है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये गलत है 4 आधारभूतों में, है ना। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कम या अधिक लगता है, मालूम पड़ता है क्यों। ठीक है, कब अधिक मालूम पड़ता है, कब अधिक मालूम पड़ता है, ये बोला है जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाए और एकदम स्पीड से भगे, है ना, त्वरित गति से। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, ठीक है, ये वाला, ठीक है, गति से नीचे आ रही होगी तो हमको हल्का महसूस होगा। समान वेग से ऊपर जा रही हो तो कोई परिवर्तन महसूस नहीं होता, समान वेग से नीचे जा रही तब भी कोई परिवर्तन महसूस नहीं होता है। ठीक है, इसका पूरा फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। 32 देखो, 32 क्वेश्चन है। लोलक यानी जो क्या बोलते हैं, पेंडुलम, पेंडुलम का कालावधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, नहीं, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है ना, समय पर भी नहीं, और तापक्रम पे ऊपर निर्भर भी नहीं करता। कहाँ गई ये, हालांकि तापक्रम से उसका फर्क पड़ता है, क्यों बताऊं, क्योंकि ये जो पेंडुलम रहता है ना, इसका सही आंसर तो यही है, बी है, लेकिन जो पेंडुलम रहता है वो क्या है, मेटल से बना होता है। पेंडुलम मेटल से बना हुआ है, तापक्रम बढ़ने से इसका जो लंबाई बढ़ जाता है, इसका लंबाई बढ़ जाता है तो कालावधि क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, यहाँ दिया हुआ है T इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन G, लेंथ, लेंथ जितना बढ़ेगा T का वैल्यू जो काल अवधि है, ठीक है, उसका पेंडुलम का वो और बढ़ते जाएगा। ठीक, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। देखो यहाँ गर्मी के कारण उसका जो पेंडुलम का साइज है, लेंथ है, वो बढ़ जा रहा है, तो इस कारण वो क्या है, उसकी काल अवधि बढ़ गई, इसलिए गर्मी के दिनों में वो सुस्त हो जाते हैं, तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए, क्यों, गर्मी के कारण। ठीक है, तो
ताप से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। एक लड़की झूले पर बैठी है और वो क्या है, वो खड़े हो जाती है, तो प्रदोल आवर्त काल क्या होगा, कम होगा अधिक होगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो ए जो है कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक झूला है ऐसा, वो लड़की यहाँ पे बैठी है, तो इसका जो पेंडुलम समझो, लड़की को पेंडुलम समझो, इसकी लेंथ बड़ी है, तो इसका आवर्तकाल क्या है, अभी ज़्यादा है। जैसे ही वो खड़े हो जाएगी तो ये क्या यहाँ पे पहुँच जाएगी लोलक, तो इसका लेंथ कम हो गया। ठीक, ऐसा मान के चलो, तो इसकी वजह से काल अवधि कम हो जाएगी। ठीक, चलिए ये 35 क्वेश्चन है। एक समान दोलन दोलक यानी वही लोलक पेंडुलम दोलन कर रहा है, ऐसे में जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य हो जाता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग पर प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके द्वारा गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाते हैं। समान दोलक दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। तो इनमें से कौन कौन सा सही है आपका देख लो यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या दिया है, ये 1 2 और 4, 1 2 और 4, 3 नहीं होता है ना, एक होता है जब गोला माध्य से गुजरता है तो त्वरण शून्य होगा। ठीक है, क्योंकि वो बीचों बीच जब रहेगा, ठीक है, मध्य से गुजरेगा तो उसका त्वरण जो है शून्य होगा ही होगा। हर आवर्धन में गोला 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग से प्राप्त होता है। हाँ ठीक, ठीक है। तीसरा बोले सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। चलो, आयाम भी कम होगा जब उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, है ना, ऐसे कम होते होते ऐसा कम हो जाएगा। यहाँ पूरा डिटेल से दिया हुआ है क्या क्या हो सकता है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, कौन से काल में तीव्र गति से चलेगी। ठीक है, तीव्र गति से चलेगी मतलब जल्दी जल्दी दोलन करेगी, मतलब आवर्तकाल कम हो जाएगा। वो ठंड के दिनों में होता है। कहाँ गया ये, शीतकाल में। बी नंबर है ना। अब पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये वाला ऑप्शन सही है। मैक्सिमम को याद होगा भी। ठीक है, यह वह स्पीड होता है जिसमें क्या है, अगर इस स्पीड से किसी चीज़ को अगर पृथ्वी से फेंक दिया जाए तो वो पृथ्वी पे वापस नहीं आएगी। गुरुत्वीय क्षेत्र का जितना बल होता है उसको तोड़ के वो बाहर निकल जाती है। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा, क्या होगा, वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह पृथ्वी पर वापस आ जाएगी, वो पृथ्वी की चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करेगी, वो फट जाएगी तो वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकने पे देखो, हमने देखा था ना, वो बाहर चली जाएगी, लेकिन उससे कम में वापस आ जाएगी। ठीक, 39 क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है। कि पृथ्वी के निकट है, सूर्य के प्रकाश के प्राप्त करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, या इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल के वेग से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से वेग से कम होता है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका डी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से कम होता है। यानी चंद्रमा पर वायुमंडल जो है नहीं पाया जाता है। इस वजह से क्या है, वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है और चंद्रमा का पलायन वेग जो है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड से है ना। धरती पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणु का वेग ज़्यादा होने के कारण वे वहाँ से पलायन कर जाते हैं। ठीक, तो इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। हाँ सही बात है ना। तो ये वीडियो लास्ट होता है, कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।